नवरात्र का पहला दिन और यूपी में सीएम योगी का पत्थरबाज तोड़ो उत्सव शुरू। लेकिन सिर्फ यूपी में ही हो सकता है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझने के लिए आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है, जहां आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ में शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके कट्टरपंथियों की भीड़ को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के काशीपुर की है, जहां आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा कर रही भीड़ को रोकने के लिए पहुंची उत्तराखंड पुलिस को खुद मौके से भागना पड़ा। उपद्रवियों ने ऐसी पत्थरबाजी की कि पुलिस उल्टे पैर भागती नजर आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कट्टरपंथियों ने बिना इजाजत जुलूस निकाला, रोकने पर पत्थरबाजी की और जवाब में योगी फोर्स ने उन्हें लठ ट्रीटमेंट देकर पत्थरबाज तोड़ो उत्सव मनाया। पुलिस और जो वहाँ लोग थे, विशेष समुदाय के लोग थे, उनके बीच बवाल हुई। हाँ, बस इतना देखा कि पत्थरबाजी चल रहे थे और भीड़ लगी हुई थी। जब ज्यादा ही हुड़दंग मचने लगा तो शासन जो है अपना जो भी किया हो उतने में भगदड़ मचने लगी। तन से जुदा का भी नारा नहीं लगा है, ये गलत बात। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। शहर में बिना इजाजत निकाला गया जुलूस में लगाए गए सिर तन से जुदा के भड़काऊ नारे। बिना इजाजत जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी पर पुलिस ने रोका तो कट्टरपंथियों ने किया पथराव। नवरात्रि के मौके पर कट्टरपंथियों ने उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के शुक्लागंज में माहौल खराब करने की कोशिश की। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए, जुलूस निकाला और इस दौरान सिर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची है, जब मामले की जानकारी हुई है, तो उसके बाद पुलिस और जो वहाँ लोग थे, विशेष समुदाय के लोग थे, उनके बीच बवाल हुई। ये भी जानकारी मिल रही है कि पत्थरबाजी हुई। कानून व्यवस्था बनाए रखना योगी फोर्स की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख उसे एक्शन में आना पड़ा। कानून को चुनौती दे रहे कट्टरपंथियों पर जमकर लाठियां बरसी। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों का अच्छे से इलाज किया गया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये वो जगह है जहां पर विवाद की शुरुआत हुई। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और साथ ही आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को यहाँ पर हिरासत में ले लिया है। कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर दर्ज कथित एफआईआर के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्नाव में भी इसलिए जुलूस निकाला गया, लेकिन बिना इजाजत और दुर्गा मंदिर के पास से जुलूस ले जाने और धार्मिक नारेबाजी किए जाने के चलते हालात बिगड़ गए। भीड़ काफी थी, है ना। शासन आया, शासन यहाँ से यहाँ तक खड़ा रहा, ठीक है। जब ज्यादा ही हुड़दंग मचने लगा तो शासन जो है अपना जो भी किया हो उतने में भगदड़ मचने लगी। तो हमने भी भैया अपना माल वाल उतारा, शटर गिरा के अंदर हो गए। हाँ, और आगे हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि डर के मारे बाहर नहीं आए। त्योहारों को देखते हुए उन्नाव में पहले से ही धारा 163 डीएमपीएस एक्ट लागू है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों का जुटना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बड़ी भीड़ जमा हुई, भड़काऊ नारेबाजी और पत्थरबाजी की गई। हालांकि स्थानीय मुस्लिम महिलाएं भड़काऊ नारेबाजी की बात नकार रही हैं। बच्चों ने नारा लगाया, लब्बैक अल्लाहुम्मा, यही नारा चल रहा था और कोई नारा नहीं चल रहा। क्या नारा चल रहा था? लब्बैक अल्लाहुम्मा। अच्छा, ये नारा यहाँ पर चल रहा था। सर तन से जुदा का भी नारा नहीं लगा है, ये गलत बात है। पत्थरबाजी भी हुई थी? नहीं, यहाँ पत्थरबाजी कोई नहीं हुई थी। वो औरतों पे खुद जो है डंडा चार्ज करने लगे। मारे लगे, ज्यादा हो रहा है इनका मारे चले। उन्नाव में हुई सिर तन से जुदा वाली नारेबाजी और पथराव की घटना के बाद पुलिस ने हालात तो काबू में कर लिए हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, पर ये माहौल को बिगाड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इसको तत्काल रोका जाए, ठीक है। सनातन रोड पे आ जाएगा वरना, और बहुत बड़ी साजिश के साथ रोड पर आ जाएगा। हमारे यहाँ पर कानून है
है ना, उसके जिस किसी ने भी अगर कोई ऐसा नारा दिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है। उन्मादी का कोई उन्माद नहीं, कोई मजहब नहीं होता। अगर एक आदमी कह रहा है तो उसे सारे मुसलमानों की बात न माना जाए। 8 नामजद और 25 से 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और उपद्रव फैलाने के आरोप में गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किए जा रहे थे उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जा रही है और इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विवेचना की जाएगी। लगभग कितने लोग थे सर जब जुलूस निकला था? लगभग उस समय 25 से 30 लोग थे और जिसमें से कुछ लोगों की पहचान भी की गई है और उसमें से 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सीएम योगी लगातार कहते रहे हैं कि भावनाओं को भड़काकर सूबे का माहौल खराब करने की जो भी कोशिश करेगा सरकार उसका सख्ती से इलाज करेगी। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। लेकिन उन्नाव में कट्टरपंथियों ने योगी की इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। भड़काऊ नारेबाजी और पत्थरबाजी कर सूबे का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की है। ऐसा करने वाले कुछ लोग योगी फोर्स के शिकंजे में हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। इन सभी पर कानून का हंटर चलना तय है। ज्ञानेंद्र प्रताप और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर में आई लव मोहम्मद वाले बैनर की आग अब उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। काशीपुर में प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम मोहल्ले में बीच सड़क दरोगा को पीटा गया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया। विरोध प्रदर्शन बिना परमिशन के शुरू किया गया था। पुलिस कंट्रोल करने के लिए पहुंची तो भीड़ हिंसक हो गई। तस्वीरों को देखकर आप बेशक चौंक जाएंगे कि देवभूमि को जलाने की साजिश किस लेवल पर की गई। गनीमत रही कि धामी फोर्स ने समय रहते काबू कर लिया, वरना साजिश की आग काशीपुर को सांप्रदायिक सौहार्द को जलाकर राख कर सकती थी। हैरान कर देने वाला है ये वीडियो। पुलिस की गाड़ी बैक गियर में है। उपद्रवियों ने पुलिस गाड़ी पर पथराव किया। एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गया। और ये क्या, भीड़ ने एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया है। रात घूसों की उस पर बारिश हो रही है। पुलिस वाला जान छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कट्टरपंथी उसकी जान लेने पर आमादा है। पुलिस वाले की जान मुश्किल में है। किसी तरह वो भीड़ से बचकर निकलता है। दूसरा पुलिसकर्मी भीड़ को समझाता है। पुलिस की पिटाई के बाद भाईजान गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उत्तराखंड के उधमपुर का काशीपुर उत्पात और उपद्रव का एपिसेंटर बन गया। कानपुर से आई लव मोहम्मद के बैनर वाले विवाद की आग में काशीपुर जल उठा। जी 100% प्री प्लान था, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठी होना और रात को क्या मतलब इनका क्या मतलब था? क्या मार्केट में ले जाना था भीड़ को, लूटपाट करानी थी, क्या कराना था? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें तो ऐसा लग रहा था इन्होंने रात बेचारे पुलिस वालों को बड़े दौड़ा का मारा। भाई साहब हमारा दिल बस कुछ कह रहा था। तो हमारे मोहल्ले में 2 पुलिस वाले भागे बेचारे अपनी जान बचाने के लिए, जिसमें हमारे समाज के लड़कों ने कहा रोका उनको, भीड़ को रोकने के बाद उन दोनों पुलिस वालों ने बेचारों ने जान बचाई अपनी चौकी जाकर के। न किसी ने प्रशासन से परमिशन लेने की जरूरत समझी, न किसी ने पुलिस थाने में जाकर जुलूस निकालने की सूचना दी, न किसी ने जुलूस निकालने के दौरान ये माना कि देश में कानून का राज है। रात भर काशीपुर मजहबी उन्माद की आंधी में उड़ता रहा। भाईजान की जुबान पर आई लव मोहम्मद के नारे थे और हाथों में थे पत्थर। पुलिस ने जुलूस को कंट्रोल तरीके से निकालने का सुझाव दिया था। भीड़ उग्र हो गई। दारोगा को भीड़ ने पकड़ लिया, बीच सड़क उसकी पिटाई कर दी। काशीपुर का अली खां इलाका और यहीं पर कल पुलिस और जो आयोजन किया गया था आई लव मोहम्मद के नाम से, यहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस पर पथराव कर दिया गया, पुलिस को दौड़ाया गया और ठीक इसी जगह पर वो घटना घटी। किसने लगाई काशीपुर को जलाने वाली आग? किसने हवा दी भीड़ को कानून हाथ में लेने की? किसके इशारे पर दारोगा को बीच सड़क पीटा गया? सांप्रदायिक सौहार्द में जहर घोलने वाली स्क्रिप्ट किसकी? काशीपुर के अली खान इलाके में कुछ लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाला।
भीड़ देखते ही देखते हिंसक हो गई। जो भी सामने आया उसे टारगेट किया। पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसे भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, हालात को काबू किया। जब आम लोगों के द्वारा यह सूचना मिली कि नदीम अख्तर यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके और कुछ अशोभनीय बातें और कुछ भड़काऊ बातें कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारी पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची जिससे कि उनको तितर बितर किया जाए। पुलिस टीम के पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ से डिस्पर्स हो गए थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे जो कि एग्रेसिव हो गए, जो पुलिस टीम के साथ ही भिड़ने का प्रयास करने लगे। ये जो 5 लोग दिख रहे हैं, ये उन्हीं शांति दूतों में से एक है जिन्होंने रात में काशीपुर में हिंसा की। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने इन्हें दबोचा है। हमने तो खैर ये है कि उन्होंने जो पुलिस पर हमला करा है, ये गलती करा है इन्होंने, और पथरावबाजी करी इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा गलत करी है। पुलिस ही प्रशासन को जब ऐसे दबा कर रखेंगे लोग तो आगे क्या होगा। हाँ सर, हमने क्या सबने सुना था, हम तो छत पे खड़े होकर सुन रहे थे, सारा तमाशा देखा हमने तो छत पे खड़े होकर। क्या क्या देखा ये सब पुलिस पे हाथ छोड़ रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। कानपुर में हाल ही में आई लव मोहम्मद तख्ती और बोर्ड लगाने को लेकर भड़के विवाद की तर्ज पर काशीपुर में भी बवाल की पटकथा लिखी गई। यहाँ भी बिना अनुमति धार्मिक प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन ने माहौल बिगाड़ा था। अब काशीपुर में भी वही कहानी दोहराई गई। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है। पुलिस संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जुलूस निकालने के दौरान माहौल बिगाड़ने में कुछ उपद्रवी युवकों की भूमिका सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन्हीं युवकों ने भीड़ को उकसाकर पुलिस पर पथराव किया। इस वक्त मैं हूं नदीम अख्तर के घर पर, और ये यहाँ पर अब देखिए नदीम अख्तर के घर पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, घर के बाहर ये ताला जड़ा हुआ है। और सुबह भी आज पुलिस नदीम अख्तर की को से पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन नदीम अख्तर यहाँ पर मिला नहीं। नदीम अख्तर फरार चल रहा है, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। फिलहाल अली खां में भारी पुलिस बल तैनात है और माहौल को शांत बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन नवीन अख्तर फिलहाल फरार चल रहा है। राजू राज, जी मीडिया, काशीपुर। योगी सरकार ने सूबे में जाति वाली रैली पर हथौड़ा चला दिया है। अब यूपी में किसी भी तरह की जातिगत रैली निकालने पर रोक होगी। यही नहीं, पुलिस एफआईआर, मेमो या चार्जशीट में भी व्यक्ति की जाति दर्ज नहीं होगी। योगी सरकार का यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद किया गया, लेकिन अखिलेश यादव इस फैसले से भड़क गए हैं। यादव रैली, राजभर रैली, ब्राह्मण मार्च, राजपूत रैली और जितनी भी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, अब कोई जाति यूपी में जाति आधारित रैली नहीं निकाल पाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। माननीय न्यायालय का आदेश है और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते। हम तो सबका साथ सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं। हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट में किसी भी व्यक्ति की जाति का जिक्र नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जगहों से जातीय संकेत हटाए जाएंगे। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां छूट रहेगी। योगी सरकार का यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इस फैसले से भड़के हुए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें से आपको 3 सवाल दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। सवाल नंबर 2, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा। और सवाल नंबर 3, किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह नहीं बताया कि क्या वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी का सारा चुनावी गणित कास्ट वोट पर ही टिका है। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि जातिगत रैलियों पर प्रतिबंध से समाजवादी पार्टी को बड़े नुकसान की आशंका तो नहीं सता रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी मामले में सुनवाई के दौरान यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता प्रवीण क्षेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है।
कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर योगी सरकार ने ऑर्डर जारी किया है, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों में यह फैसला सियासी संग्राम की बड़ी वजह बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार हो या प्रशासन, दोनों की हमेशा यही अपील रहती है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बावजूद इसके मियां भाई अफवाहों को आधार बनाकर हिंसा की साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। गोधरा में नफरती भाईजान की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो थाने को आग लगाने पहुंच गए, लेकिन दादा की फोर्स ने उपद्रवियों का ऐसा इलाज किया कि हिंसा के बारे में सोचकर ही उनके पांव कांप रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चारों ओर पुलिस का घेरा, हाथों में रस्सी, लड़खड़ाते पांव और आंखों में अपने किए की शर्म। ये वो कट्टरपंथी गैंग है जो अफवाह पर भरोसा करके उन्मादी हो गई थी। ये वो कट्टरपंथी गैंग है जो एक थाने को अपने गुस्से की आग में जला देना चाहती थी। ये वो कट्टरपंथी गैंग है जो खाकी से खिलवाड़ करना चाहती थी। लेकिन खाकी ने इनको ऐसा सबक सिखाया कि इनकी सारी अकड़ सड़क पर लंगड़ाती हुई नजर आई। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। सड़क पर जिन लोगों का जुलूस निकाला जा रहा है, ये उसी उन्मादी भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने गोधरा के पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, नफरती नारेबाजी की थी और पुलिस वालों को डराया धमकाया था। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि वहां दादा की फोर्स है जो भीड़ तंत्र का इलाज करना जानती है। इलाज भी ऐसा जो सालों तक नफरती गैंग के लिए मिसाल बन जाए। जिस मोहल्ले में ये भाईजान शेखी बघारा करते थे, आज उसी गली में सिर झुकाए सड़क पर परेड कर रहे हैं। अब जरा इन लोगों का अपराध भी जान लीजिए। 18 सितंबर की शाम को पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को धार्मिक पोस्ट वायरल करने से रोका था, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस वालों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए अफवाह फैला दी। फिर क्या था, विशेष वर्ग की उन्मादी भीड़ ने बी डिवीजन थाने को घेर लिया। थाने में तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन गोधरा पुलिस ने उन्मादियों का डटकर सामना किया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जो लोग उपद्रव कर मौके से फरार हो गए थे, ऐसे 17 से भी ज्यादा लोगों की पहले पहचान की गई और फिर इनका तरीके से इलाज किया गया। आगे से कोई भी इनके बहकावे में ना आए, इसलिए दादा भाई की फोर्स ने इन उपद्रवियों का सरेआम सड़क पर जुलूस निकाल दिया। गोधरा के कट्टरपंथियों को यह मैसेज दिया कि अगर अफवाह पर भरोसा करके सूबे में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे तो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना होगा, वो भी ऐसी कार्रवाई जो उन्हें सदियों तक याद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातनी त्योहार आते ही सनातन विरोधी एक्टिव हो जाते हैं। नवरात्र के इस पावन पर्व पर गरबे का आयोजन होता है, जिसमें माता के भक्त और हिंदू बेटियां उत्सव मनाती हैं। लेकिन कट्टरपंथी बहरूपीय भेष बदलकर गरबा पंडालों में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे बहरूपियों की पहचान के लिए भोपाल के हिंदू संगठनों ने एक अचूक तरीका खोज निकाला। इस साल अगर गरबा पंडाल में प्रवेश पाना है तो हर शख्स को गौमूत्र का पान करना होगा, और ये जरूरी होगा। हिंदू संगठनों का ऐलान, गरबा पंडालों से दूर रहें भाईजान। अगर सनातनी त्योहार में डाला खलल तो गौमूत्र पिलाएगा बजरंग दल। हिंदू बेटियों की रक्षा का बना प्लान, कट्टरपंथियों को करना होगा गौमूत्र पान। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो चुका है। 9 दिनों तक माता के भक्त शक्ति की पूजा के साथ साथ गरबा पंडालों में उत्सव मनाएंगे। इस दौरान हिंदू संगठनों का फोकस उन कालनेमियों पर है जो भेष बदलकर बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ऐसे कट्टरपंथी ये पोस्टर ध्यान से देख लें। मैसेज साफ है, अगर भाईजान गरबा पंडालों में पकड़े गए तो घर वापसी कराई जाएगी, और अगर आनाकानी की तो पक्के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। हिंदू संगठनों ने विधर्मियों को गरबा पंडाल में घुसने से रोकने के लिए अचूक उपाय तैयार किया है।
पंडाल में प्रवेश चाहिए तो गौमूत्र वाले लिटमस टेस्ट से होकर गुजरना ही होगा। गरबा में कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लब जिहाद की घटनाएं बढ़ती हैं। इन जिहादी तत्वों को रोकने के लिए इस बार हम गरबों में जो एंट्री करेगा उसके लिए गौमूत्र लेके आ गए, गौमूत्र लेकर आए हैं। पिलाने के बाद ही उसको एंट्री देंगे। मतलब जो गरबे में आएगा उसको पहले गौमूत्र पिलाएंगे। गौमूत्र पीना पड़ेगा तब गरबे में एंट्री मिलेगी। बजरंग दल की इस पहल का हिंदू महिलाएं खुलकर समर्थन कर रही हैं। इन महिलाओं का दावा है कि जो सनातनी हैं उन्हें गौमूत्र से परहेज नहीं है। गौमूत्र से बदबू उन्हें ही आती है जो नफरती मानसिकता का जहर फैलाना चाहते हैं। पीना ही पड़ेगा। पीना जो अगर मुसलमान होगा वो नहीं पिएगा। अच्छा हाँ, हिंदू तो पी लेगा। हम ये देख लीजिए महिलाओं ने भी गौमूत्र का पान कर लिया है। ये गरबे वालों को गौमूत्र पिलाएंगे। ये सही कर रहे हैं। सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। हिंदुओं की हर पूजा में पंचगव्य का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार कट्टरपंथी कालनेमी की पहचान के लिए सनातनी स्कैनर लगाया गया है, जिसके तहत हर शख्स को गौमूत्र पान, भगवान वराह को प्रणाम, गंगा जल से शुद्धिकरण, आधार कार्ड और जय श्री राम का उद्घोष करना ही होगा। भोपाल के हिंदुओं ने बारी बारी गौमूत्र गटक कर ये बता दिया है कि विधर्मियों की हर चाल को ये छोटी सी बोतल फेल करके रहेगी। यदि ये गौमूत्र पिएगा तो उसको हिंदू बन जाएगा और उसको धर्म परिवर्तन करना होगा, तो बिल्कुल आप गरबे में जाइए और गरबा खेलिए। हर जगह जो है ऐसी योजना बनाई, वहाँ हिंदू समाज के जो है कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग कार्यकर्ता हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वहाँ पर जो है गौमूत्र लेकर जाने वाले हैं। मुस्लिम जिहादी लोग कभी गौमूत्र नहीं पी सकते। जो गौमूत्र पिएगा उसे ही गरबे में एंट्री दी जाएगी। बजरंग दल की चेतावनी है। कट्टरपंथी मियाँ भाई, इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। इस बार कलावा और टीके से काम नहीं चलेगा। अगर गरबा पंडालों के पास फटके भी तो गौमूत्र से गला तर करना पड़ेगा, भगवान वराह के आगे झुकना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जय श्री राम का जयकारा भी लगाना पड़ेगा। प्रमोद शर्मा, भोपाल, जी मीडिया। आस्था के सबसे बड़े पर्व नवरात्र पर मुंबई में कट्टरपंथियों ने अपनी करतूत से विघ्न डाला। यहाँ पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति ले जाने के दौरान जब सनातनी एक मस्जिद के सामने जयकारे लगाते हुए गुजरे तो मियाँ भाई को बुरा लग गया। उन्होंने डीजे तो बंद कराया, जयकारा भी नहीं लगाने दिया। कुछ भक्तों ने जब उनकी बात नहीं मानी तो आरोप है कि उन्होंने मूर्ति खंडित कर दी। देश भर में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मां के दर्शनों के लिए भक्त कतार में लगे नजर आए। लेकिन मुंबई के गोवंडी में आस्था के इस सबसे बड़े पर्व में भाईजान ने विघ्न डाल दिया। अन्ना भाऊ साठे नगर एकता चाल में स्थापना के लिए ले जाई जा रही देवी की मूर्ति मस्जिद के सामने से गुजरी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करवा दिया। श्रद्धालुओं को मां का जयकारा तक नहीं लगाने दिया। मां के भक्तों से मूर्ति लेकर चुपचाप निकल जाने के लिए कहा। आरोप है कि कुछ भक्तों ने जयकारा लगाया तो लाठी डंडों और सरिया से लैस कट्टरपंथियों ने मूर्ति खंडित कर दी। हम लोग मूर्ति ले जा रहे थे, मूर्ति लाने दौरान हम लोग बोले बाजा बंद कर दो। हम लोग पहले तो बाजा बंद कर दिए थे। हम लोग शांति से जाओ, आवाज बंद मत करो। हम लोग जयकारा लगा, हम लोग को खराब लगा। हम लोग अपना सामान सर लेके आए। तलवार था, सरिया था, लोखंड था। कितने जन थे? 20 से 25 लोग, 30 लोग थे। मूर्ति खंडित होने की खबर से सनातनियों में आक्रोश फैल गया। हालांकि खबर पाकर तुरंत हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर एफआईआर दर्ज कर ली। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई। इसे सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया। आज योगी आदित्यनाथ भी इस जीएसटी बचत उत्सव में शामिल हुए। कैसा रहा ये सब कुछ, देखिए इस रिपोर्ट। नवरात्रि के पहले दिन योगी आदित्यनाथ एक सुपर स्टोर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले एक सामान उठाया। कुछ सेकंड उसे देखा, फिर रख दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ और सामान देखा और उसके बारे में बगल में खड़े शख्स से पूछा और वापस उस सामान को रैक पर रख दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक हाथ में कागज भी ले रखा था। ये शॉपिंग लिस्ट नहीं है और ना ही योगी आदित्यनाथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं।
दरअसल योगी आदित्यनाथ ने तो जीएसटी बचत उत्सव में शामिल होने के लिए सुपर स्टोर आए थे। आज से देश भर में जीएसटी की घटी दरें लागू हो गईं। योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले गोरखपुर में इसका रियलिटी टेस्ट करने पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ कपड़े वाले सेक्शन की तरफ भी पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने जीएसटी घटने के बाद कम हुई कीमतों का प्राइस टैग देखा। जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के तहत योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा की। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। रास्ते में उन्होंने गोरखपुर के व्यापारियों और आम लोगों से जीएसटी रिफॉर्म पर भी बात की और कुछ दुकानों पर तो उन्होंने अपने हाथों से पोस्टर भी चिपकाया। इस पोस्टर में जीएसटी की नई दरें लिखी हैं। पनीर में 5 से 0, पेंसिल नोटबुक 12 से 0, 35 जीवन रक्षक दवाओं में 12 से 0। कुछ मुस्लिम व्यापारियों ने तो योगी आदित्यनाथ के पैरों में फूल ही बिछा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान दुनिया के माथे पर कलंक का टीका है और एक बार और ये साबित हो गया। मुल्ला मुनीर की फौज ने अपनी ही आवाम पर फाइटर जेट से बमबारी की है। कल रात जब खैबर पख्तूनख्वा में लोग सो रहे थे, JF-17 से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहां 8 बम गिराए। दुधमुहे बच्चे, महिलाएं सहित 30 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हुई। जो घायल थे उन्हें अस्पताल तक ले जाने वाला कोई नहीं था। अपनी ही आवाम का कत्ल करने वाली पाकिस्तानी सरकार की ओर से अब तक इस क्रूर हमले पर कोई जवाब नहीं आया। गाजा में मरते मुसलमान की, यमन में मुसलमानों पर अत्याचार की, इराक में मुसलमानों पर यातना की और दुनिया भर में इस्लाम का ढिंढोरा पीटने वाले पाकिस्तान का सच ये है। ये तस्वीर मुल्ला मुनीर की हैवानियत की जिंदा मिसाल है। ये तस्वीर शहबाज शरीफ के यातना गृह की पहचान है। ये तस्वीर पाकिस्तान की आवाम के तिल तिल मरने की गवाह है। खून बहाया है अपने ही राज्य खैबर पख्तूनख्वा में फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने। नरसंहार किया है अपनी ही आवाम का शहबाज शरीफ ने। जिंदा दफन कर दिया 30 लोगों को, औरतों को, दुधमुहे बच्चों को। पूरा खैबर पख्तूनख्वा मातम में डूबा है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक की है। 21 और 22 सितंबर की रात खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के फिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव पर हमला किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 फाइटर जेट्स ने 8 LS-6 बम गिराए, जिससे गांव का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। 30 निर्दोष नागरिकों की जान चली। स्थानीय निवासियों के मुताबिक रात में गांव में लोग जब सो रहे थे तभी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बमबारी इतनी तेज थी कि गांव का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। बमबारी के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोग अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। घटना स्थल से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें बच्चों समेत कई शव बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बीच मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान ने जानबूझकर आवासीय इलाकों को निशाना बनाया। क्यों गिरा दिया अपनी ही आवाम पर मुल्ला मुनीर ने बम? क्यों ले ली शहबाज शरीफ ने अपने ही 30 निर्दोष लोगों की जान? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति और विद्रोह की चपेट में हैं। यहाँ कई उग्रवादी और स्थानीय सशस्त्र संगठन सक्रिय हैं, जो अधिक अधिकार और संसाधनों की मांग करते हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना इन गुटों को आतंकी करार देकर सख्त अभियान चलाती रही है। तो कहूँगा फील्ड मार्शल जो है उनका, उसने दिखा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ना कोई अपने लोगों के लिए कोई हमदर्दी है और ना ही कोई उनके लिए इंसानियत है। शर्म आनी चाहिए इनको कि निहत्ते लोगों के ऊपर आप बम फेंक रहे हैं। हाल के वर्षों में इन इलाकों में सेना द्वारा नागरिकों पर अत्याचार और हत्याओं के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक इस साल जनवरी से अगस्त के बीच खैबर पख्तूनख्वा में 605 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें कम से कम 138 नागरिकों की मौत हुई है। 79 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए। अकेले अगस्त में ही 129 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई। पाकिस्तानी आर्मी आवाम को बूटों तले रौंदती है।
पाकिस्तान का नारा पूरी दुनिया बार बार सुनती है। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन अब मुल्ला मुनीर की फौज अपने ही लोगों की खून की प्यासी बन चुकी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ये अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान को आंतरिक रूप से और अधिक कमजोर करेगा, पाकिस्तान में ये जो विखंडन की जो आग है उसको और अधिक गहरा करने का ही कार्य करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का प्रभाव पाकिस्तानी हुक्मरानों को बेचैन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हाथों से निकलता जा रहा है और इसे रोकने में पाकिस्तानी फौज नाकारा साबित हो रही है। लिहाजा इसका उपाय फील्ड मार्शल मुनीर ने निकाला है, अपने ही नागरिकों को बम से जिंदा दफ्न कर देना। हमले को लेकर अब तक पाकिस्तानी सेना और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नागरिकों के बीच गुस्सा और डर गहराता जा रहा है। सिविल आबादी पर सीधा हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। समंदर के साथ साथ जमीन और आसमान में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना 80,000 करोड़ की दिवाली शॉपिंग की तैयारी में है। इसके तहत 4 बड़े आकार के एम्फीबियस युद्धपोत तैयार किए जाएंगे, जिनकी लागत 80,000 करोड़ होगी। इसके लिए जल्दी ही टेंडर जारी किए जाने की भी संभावना है। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक इंडियन नेवी, समंदर में जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बदलते भू राजनीतिक माहौल में दुनिया का हर देश अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने में जुटा है। एयरक्राफ्ट कैरियर हों या फिर पनडुब्बियां और विध्वंसक पोत, नौसेना की ताकत में हर कोई इजाफा कर रहा है। भारत ने भी इस दिशा में अब एक बड़ा कदम बढ़ाया है। सेना की 80,000 करोड़ की दिवाली शॉपिंग। जी हां, भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत को नई दिशा देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नौसेना ने करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 एम्फीबियस युद्धपोत बनाने की योजना तैयार की है। योजना के मुताबिक इन 4 युद्धपोतों का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही होगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय जल्द ही टेंडर जारी करेगा। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा एम्फीबियस युद्धपोत निर्माण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। एम्फीबियस युद्धपोत जमीन और समुद्र में देश की सामरिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। इन युद्धपोतों को लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी LPD भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना कई सालों से अपनी एम्फीबियस वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देश में ही 4 एम्फीबियस शिप बनाने की पहल उसी कोशिश का हिस्सा है। ये 4 वॉरशिप भारतीय नौसेना की ताकत कैसे बढ़ाएंगे, आप वो भी समझिए। इन पर हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि ये हवाई हमलों से सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा ये लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल और फाइटर ड्रोन जैसी आक्रामक क्षमताओं से भी लैस होंगे। नौसेना इन युद्धपोतों से फिक्स्ड विंग नेवी ड्रोन संचालित करने की योजना भी डेवलप करना चाहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल के जेनजी सड़क पर उतर आए तो वहां तख्तापलट हो गया। अब फिलीपींस के जेनजी राजधानी मनीला में आक्रामक प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी वजह भ्रष्टाचार ही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब फिलीपींस में तख्तापलट होने वाला है, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयावह हैं। पहले नेपाल, फिर फ्रांस और अब फिलीपींस जल रहा है। 2 हफ्ते में हिंसा, आगजनी और आक्रोश की तीसरी तस्वीर चीन के पड़ोसी मुल्क फिलीपींस की है। नेपाल की तरह ही फिलीपींस के जेनजी सड़कों पर है। मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा है, चेहरे पर नकाब है और हाथ में पत्थर लिए फिलीपींस के जेनजी अपनी ही पुलिस पर वार कर रहे हैं। इस उन्मादी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वालों ने रास्ते में ट्रेलर खड़ा किया तो इन उपद्रवियों ने ट्रेलर में ही आग लगा दी। पुलिस इस जेनजी सेना को ब्रिज पार करने से रोकना चाहती है, क्योंकि भीड़ का मकसद ब्रिज पार कर राजधानी मनीला में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना है। फिलीपींस पुलिस को पता है कि अगर ये भीड़ ब्रिज को पार कर गई तो हालात नेपाल जैसे बनने में देर नहीं लगेगी। प्रशासनिक भवन फूंक दिए जाएंगे, राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी जाएगी और इस भीड़ के टारगेट पर वो सांसद होंगे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।